हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी 10th क्लास का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये बड़ा कई बार टफ लगता है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे इजी तरीके से। जैसे जब हम हेरिडिटी के बारे में सुनते हैं तो कई सारे जो है कॉन्सेप्ट्स और मेंडल्स और वेरिएशन, ये कई सारी चीजों को हम समझेंगे आज। लेकिन हेरिडिटी को समझने के लिए हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट यदि हम बात करें, यदि आपको एक आम का बीज दिया जाए और आपको बोल दिया जाए उसको लगा दिया जाए, तो जब हम उसको लगा देंगे तो आम का पेड़ उसमें से होगा और हमें उसमें से आम ही मिलेंगे। तो आपने देखा कि कैसे वो एक सीड को आपने लगाया और वो पूरा एक बड़े वृक्ष में बदल गया और उसमें से हमको आम ही मिल रहा है। क्या अब हम आम का जो बीज है या आम का छोटा सा पौधा लगाने के बाद में ये एक्सपेक्ट करें कि हमको उसमें से जामुन मिले या दूसरे फल मिले? तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो सेव्ड होती है और वो ट्रांसफर होती है एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझना और इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को जो है हेरिडिटी के अंतर्गत हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हेरिडिटी है क्या। तो हेरिडिटी को डिफाइन करना हो तो हेरिडिटी आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर, मतलब जो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स होते हैं उनका ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स, यहां बोलेंगे वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक जनरेशन से अदर जनरेशन में उन ट्रेट्स और कैरेक्टर का ट्रांसफर होना ही हेरिडिटी कहलाता है। अब ये वन जनरेशन आपके पेरेंट हो सकते हैं या जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो कहलाती पेरेंट्स, और अदर जनरेशन जो होती है उसमें डिफरेंट टर्म यूज की जाती है। ध्यान रखना, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग एंड डॉटर, ये कई बार जो है टर्म्स जो है आपके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि द टर्म गिवन मींस जो हमको जनरेशन मिलती है जो डॉटर जनरेशन, उसको हम प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ध्यान रखना। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अब इसमें से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये भी बनता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, उनका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखना है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज हेरिडिटी, या तो फिर हम उसको इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो इन दो जो टर्म है इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों का ही मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर। अब सेकंड इसमें जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट इज ट्रेट और कैरेक्टर। तो ट्रेट्स और कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे हम देखें कि हाइट की बात करें, कॉम्प्लेक्सेशन की बात करें, हेयर कलर एंड हेयर टाइप की बात करें, तो हाइट हम देखें तो एक टॉल और एक ड्वार्फ होता है, शॉर्ट हाइट और लॉन्ग हाइट। फिर हम कॉम्प्लेक्सेशन की बात करें तो फेयर एंड डार्क कॉम्प्लेक्सेशन, इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेशन होते हैं। हेयर कलर की बात करें तो हेयर कलर अलग अलग तरीके के होते हैं। हेयर टाइप की बात करें तो कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, तो ये सब क्या होते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, ये ट्रेट्स कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। इन कैरेक्टर और ट्रेट्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं ट्रेट। आपके जो ट्रेट्स हैं कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रेट्स भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन ये है, क्या सभी ट्रेट्स या सभी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन? नहीं। तो उस बेसिस पे ट्रेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब यही होता है कि जो डेवलप्ड किए गए हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पान, और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? जो पेरेंट से मिले हुए ट्रेट्स होते हैं, जो ट्रांसफर्ड हुए हैं जेनेटिक लेवल में। और ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, एक्वायर्ड जो ट्रेट है वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, और आपके जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। फिर आपके चेंज इन जीन, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो जीन में चेंज नहीं होता है, इसको हम समझेंगे कि जीन क्या होता है। और चेंज इसमें जो होता है इनहेरिटेड जो होता है, चेंज इन जीन के कारण जो है ये ट्रांसफर होते हैं। अब वाई नॉट इनहेरिटेड जो है, मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं ये इनहेरिटेड क्यों नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है, क्योंकि ये डेवलप्ड होते हैं थ्रू द लाइफ स्पान, और ये जो है ट्रांसफर नहीं होते हैं क्योंकि ये जेनेटिक जो है जीन में चेंज नहीं होता है, इस कारण से ये जो है ट्रांसफर भी नहीं होते हैं। फिर वेरिएशन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या आप देखते हैं कि जो जनरेशन होती है, हम क्या पेरेंट्स की हूबहू कॉपी है? क्या हर एक चीज एकदम हूबहू कॉपी होती है? क्या एकदम आइडेंटिकल कॉपी? नहीं। तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते रहते हैं। तो वेरिएशन का मतलब ही होता है डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स हैं उनमें डिफरेंस आना ही आपका वेरिएशन कहलाता है।
अब यदि हम बात करें, वेरिएशन भी जो है आपका दो तरीके का होता है। अब वेरिएशन जो होते हैं आपका, एक होता है आपका एनवायरमेंटल वेरिएशन और दूसरा होता है जेनेटिक वेरिएशन। एनवायरमेंटल वेरिएशन का मतलब ये होता है कि एनवायरमेंटल चेंज के कारण, जैसे डाइट, कोई केमिकल, कोई एक्सीडेंटल के कारण कोई वेरिएशन आ गया, तो वो आपका कहलाता है एनवायरमेंटल वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन क्या कहलाता है आपका? जेनेटिक वेरिएशन जो कि जीन में वेरिएशन के कारण आता है। अब जो हम बात करें, जैसे एनवायरमेंटल वेरिएशन की बात करें, कि यदि या आपने लाइफ स्पान के थ्रू कोई वेरिएशन लाया है अपने आप में, जैसे कि हर कोई, ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंसी बहुत कोई इंटेलिजेंट है तो उसकी जनरेशन भी इंटेलिजेंट होगी। आप प्रैक्टिस करके जो है, आप अपने ब्रेन की प्रैक्टिस करके अपने आप को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, तो आप एनवायरमेंटल वेरिएशन कहलाएगा। इफ यू वर्क हार्ड फॉर योर हेल्थ, यदि आप अपनी हेल्थ के लिए काम करेंगे, जिम जाएंगे, तो आपकी बॉडी में एक जो चेंज आएगा, दैट वुड बी एनवायरमेंटल चेंज, ना कि जेनेटिक। ऐसा नहीं है, या मान के चलो किसी का हाथ कट गया है तो उसकी जनरेशन में जो है, पूरी जनरेशन में जो है हाथ कटा हुआ होगा, दैट वुड नॉट बी। तो एक एनवायरमेंटल चेंज वो कहलाता है। और जेनेटिक चेंज जो आपके पेरेंट टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, उस वेरिएशन को हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। अब और एक दो और चीजें वेरिएशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि एक्यूमुलेशन जो वेरिएशन है और इसका सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो क्यों जरूरी होता है, तो उसको हम समझते हैं। और वेरिएशन में एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है आपका, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो गैमीट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं, और सॉरी, एसेक्सुअल में वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं, और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं वेरिएशन के। अब मान के चलो कोई बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया में ये दो उसमें एसेक्सुअली डिवाइड होता है, और ये जो बैक्टीरिया है, मान के चलो इसमें टाइम के अकॉर्डिंग, इसमें जो टेम्परेचर, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हीट को टॉलरेट करने की जो कैपेबिलिटी है, एडॉप्टेबिलिटी है, वो कम होते जा रही है। तो ये क्या होगा, अपने आप को एनवायरनमेंट की जो एडवर्स कंडीशन उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मान के चलो ये जो बैक्टीरिया है, इसने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग क्या किया, कि अपने आप में ये वेरिएशन ले आया, थर्मोस्टैटिक मतलब थर्मोस्टेबिलिटी इसमें आ गई, ड्यू टू द चेंज इन द डीएनए। जो इनका डीएनए होता है उसमें चेंज के कारण, तो ये क्या हो गया, आपका थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया जनरेट हो गया, और इसमें जो थर्मोस्टेबिलिटी आई है, अब ये इसकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगी। तो एक्यूमुलेशन और वेरिएशन का मतलब यही होता है कि जो वेरिएशन हुआ है वो इसमें एक्यूमुलेट हो गया है, जो कि इसकी सर्वाइबिलिटी, जो इसकी सर्वाइवल को एनहांस कर रहा है। तो ये हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इसके। एक तो सबसे पहला कि जो वेरिएशन होता है आपका बेसिस बनता है आपका स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की स्टडी के लिए एक बेसिस का काम करता है। फिर दूसरा हम बात करें कि जो एडॉप्टेबिलिटी इसमें आती है, एडवर्स कंडीशन को में विथ स्टैंड होने की, वो एक क्षमता आती है इसमें। और फिर इसके बाद में हम बात करें कि ये जब वेरिएशन बहुत समय के बाद में एक न्यू स्पीसीज को जन्म दे देती है, तो एक फंडामेंटल भी बनता है एवोल्यूशन स्टडी के लिए। तो वेरिएशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि हेरिडिटी और वेरिएशन, तो आपको जो हेरिडिटी है और वेरिएशन है, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि हेरिडिटी का मतलब सिंपल ये कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और ट्रेट है उनका ट्रांसफर होना पेरेंट्स टू प्रोजेनी, मतलब आपका जो पेरेंट्स से डॉटर में ट्रांसफर होना कैरेक्टर्स का। कैसे होता है, ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं, ऐसे कौन से आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनके कारण ये होता है, इसको हम देखेंगे। लेकिन जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर एकदम हूबहू नहीं होते हैं। जो सेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन होता है उसके कारण वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, और ये सेक्सुअल के कारण भी होता है लेकिन बहुत रेयर होता है, या एनवायरमेंटल के कारण भी वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, और हेरिडिटी का मतलब होता है ये ट्रांसफर होना। अब साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जब हम साइंस ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन की बात करते हैं तो इनकी स्टडी करने को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो वेरिएशन और आपका जो हेरिडिटी है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। एंड द फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? वाई द ग्रेगर जॉन मेंडल called the father of genetics? Because his great contribution to the field of जेनेटिक्स की फील्ड में इन्होंने काफी जो है अपना योगदान दिया हुआ है। इन्होंने काफी सारी स्टडीज की हैं, कई सारे इनहेरिटेंस के लॉ दिए हुए हैं, जिसके कारण जो जेनेटिक्स है या हेरिडिटी है इजी हो गया है।
तो इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, ये कॉमन पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर हम बात करते हैं कि इन्होंने जो अपनी स्टडी के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटर के प्लांट को लिया, जो पी प्लांट होता है, गार्डन पी प्लांट होता है, उसको लिया, तो रीजन पूछा जाता है कि क्यों ही सिलेक्टेड, उन्होंने क्यों जो है आपके मटर के पौधे को सिलेक्ट किया, जिसको कि हम गार्डन पी प्लांट, उसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सेटाइवम या सेटिवम। तो रीजन पूछा जाता है। अब मान के चलो पी प्लांट को ना लेके इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया, या दूसरे और अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया। तो इंसानों की हम बात करें तो उसको जनरेट करने में, फिर ग्रो करने में, फिर खत्म करने में वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहली चीज, इजी टू ग्रो, आपका जो पी प्लांट है उसको ग्रो करना बहुत इजी होता है। सेकेंड, यदि हम बात करें कि शॉर्ट हाफ लाइफ, उसकी जो लाइफ है, लाइफ स्पान है, वो बहुत ही शॉर्ट है, कम समय में, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ में वो ग्रो अप कर जाता है। मतलब हम 1 ईयर में, थ्रू आउट द ईयर भी उसको ग्रो कर सकते हैं, ये भी एक है। ग्रो इन ऑल सीजन, हर सीजन में ये ग्रो होता है। इजी क्रॉसिंग, उसमें जो क्रॉसिंग है वो इजी करा सकते हैं हम, जो आपका पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज था, दैट इज 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर्स। जो आपका पी प्लांट में था 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर, मतलब कि उसमें जो ऐसे कैरेक्टर थे, जो 7 कैरेक्टर थे जो कि कंट्रास्ट थे, एक दूसरे के अपोजिट थे। वो कौन कौन से थे? सीड का शेप, यदि हम उसके सीड की बात करें तो एक था राउंड और एक था रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। सीड के कलर की बात करें तो येलो, सॉरी ग्रीन और येलो। यहां पर जो कैपिटल में लिखा हुआ है दैट, या जो पहले हम बोलेंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और एक होता है रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। सीड का कलर यहां पर है आपका ये डोमिनेंट और रेसेसिव। फिर हम बात करें फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इसके एक्सियल और टर्मिनल होते हैं। मतलब प्लांट होते हैं लेकिन प्लांट में टर्मिनल, मतलब उसकी पॉइंट में, ऊपर टर्मिनल पार्ट में, और एक्सियल क्या होता है? साइड पार्ट में उसके फ्लावर का लगना, ये आपका एक्सियल कहलाता है। फिर हम बात करें आपका स्टेम की बात करें उसका, तो लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब स्टेम उसके लॉन्ग और शॉर्ट भी होते हैं। फिर हम बात करें पॉड के शेप की, तो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड यदि हम बात करें कि इस तरीके का भी होता है वो दाना मटर का, और कुछ इस तरीके का भी होता है ये। फिर उसके बाद में हम बात करें उसके पॉड के कलर की, तो एक होता है आपका कलर ग्रीन और येलो भी होता है, ठीक है। फिर सीड कोटिंग की हम बात करते हैं, उसके सीड कोटिंग की कलर की बात करें तो एक होता है कलर्ड होता है आपका, और एक व्हाइट होता है। तो ये 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर थे जो मेंडल ने इस वजह से जो है आपका पी प्लांट को सिलेक्ट किया इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें कई तरीके के एक्सपेरिमेंट किए और कई सारे लॉज दिए। तो उन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट बताया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब 1 पेयर को हम सिलेक्ट करते हैं, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर, एक ही पेयर के कंट्रास्ट कैरेक्टर के बीच में जब हम पॉलिनेशन कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो उन्होंने हाइट वाले जीन को ले लिया, जो कि एक प्योर हाइटेड और एक प्योर ड्वार्फ। तो ये पेरेंट्स थे। अब इनके बीच में जब क्रॉसिंग कराई, उन्होंने पॉलिनेशन कराया, सेल्फिंग कराई, तो क्या हुआ? जो फर्स्ट जनरेशन आई इनमें क्रॉस ब्रीडिंग कराने में, जो फर्स्ट जनरेशन आई, सारे जो है आपके क्या आए? टॉल आए। सारे जो प्लांट थे वो टॉल आए फर्स्ट जनरेशन की ब्रीडिंग कराने में। तो इसको कहा गया कि जो फर्स्ट जनरेशन मिलती है हमको, वो फर्स्ट प्योर आपका डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, तो सारे जो प्लांट हैं हमको डोमिनेंट मिले, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। उसके बाद में जब क्या होता है आपका, ये जो फर्स्ट जनरेशन के बीच में हम ब्रीडिंग कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, तो आप देखते हैं कि फर्स्ट जो है आपका टॉल है, सेकंड भी टॉल, 3 है वो टॉल है, और एक आपका जो है ड्वार्फ प्लांट मिल जाता है। मतलब इन फर्स्ट जनरेशन के बीच में जब हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो जो सेकंड जनरेशन थी उसमें क्या हो गया? सेपरेट हो गए जीन। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस तरीके से कैरेक्टर का सेपरेट हो जाना, जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं हुए लेकिन सेकंड जनरेशन में हो गए। तो एक प्रोबेबिलिटी, उसके लिए प्यूनेट स्क्वायर भी है, जो प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैरेक्टर्स को, कि कौन सी जो आपके चांसेस ऑफ जो डॉटर है, प्रोजेनी है, वो कौन सी होंगी, प्रोबेबिलिटी स्क्वायर के नाम से भी हम जानते हैं, प्यूनेट स्क्वायर। तो जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में आपका कैपिटल टी पेरेंट्स, और स्मॉल टी, इससे जो हमको फर्स्ट जनरेशन मिलेगी सारे हमको लॉन्ग और हाइटेड 1 मिलेंगे। और हम बात करें सेकंड में, तो सेकंड में आप देखें
कि आपको एक जो है टॉल 3 टॉल मिलेंगे और इसमें एक आपका ड्वार्फ रहेगा। तो ये 3:1 इसको हम बोलते हैं, मतलब 3:1 में। लेकिन यदि हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप का मतलब फिजिकली यदि देखें तो इसमें 1 2 3 3 जो है आपके टॉल प्लांट है, एक जो है ड्वार्फ है। ये क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम समझते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मतलब ये जो ट्रेड्स हैं ये क्यों इनहेरिटेड होते हैं। हाँ, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें हम समझेंगे, फैक्टर। जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया हुआ था, तो उस समय जो जीन वर्ड है वो उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडल ने कहा था कि कोई चीज ऐसी है जिनके कारण ये कैरेक्टर और ट्रेड ट्रांसफर होते हैं, तो उन्होंने उनको फैक्टर नाम दिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेंडल ने कहा कि जिन कारणों से, जिन रीजन से कैरेक्टर और ट्रेड ट्रांसफर होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं फैक्टर। ध्यान में रखना है। और सेकंड चीज उन्होंने कहा कि जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। जो फैक्टर होते हैं जिनको कि मॉडर्न साइंस में जीन के नाम से जानते हैं, वो हमेशा पेयर में होते हैं। अब जो जीन होते हैं वो भी 2 कैटेगरी में होते हैं आपके, डोमिनेंट जिनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है रेसेसिव जिसको कि हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान में रखना है आपको ये चीजें कि जो जीन होते हैं वो एक डोमिनेंट जीन होता है और रेसेसिव। अब डोमिनेंट और रेसेसिव जीन से मतलब क्या है। डोमिनेंट जीन का मतलब ये होता है कि यदि डोमिनेंट जीन एक भी है तो वही कैरेक्टर उसका एक्सप्रेस होगा या रिप्रेजेंट होगा फिजिकली, और रेसेसिव है तो भी वो क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएगा। तो ये डोमिनेंट का फीचर होता है। और मतलब रेसेसिव कैरेक्टर तभी शो होगा जब वो आपका दोनों रेसेसिव जीन है अवेलेबल, तभी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में उस समय इनको फैक्टर नाम दिया और ये कहा कि उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डोमिनेंट जीन होता है उसको कैपिटल से, और जो आपका रेसेसिव जीन होता है उसको स्मॉल लेटर उससे। फिर क्रोमोसोम्स, जीन और डीएनए को हम समझेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है आपका हेरिडिटी का, वो इन्हीं से आपको जो है ट्रांसफर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। जब आप सेल की स्टडी करेंगे तो आपकी जो सेल होती है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। और ये विजिबल होते हैं कब, जब सेल डिवीजन के टाइम पर, जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तो उसमें कई स्टेजेस होती हैं। तो एक स्टेज में ये डेंस सॉलिड मास्क के जैसे दिखते हैं, जो कि कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन, और इन्हीं में जीन होते हैं और एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स क्या है आपके, क्रोमोसोम्स आपके जनरली कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ध्यान में रखना। और ये कहां होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो फिर जीन क्या होते हैं, जीन अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन को ही कहा जाता है। ध्यान रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और एमसीक्यूज में पूछा जाता है। क्रोमोसोम्स और डीएनए नहीं लिखना है, जीन अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कंपोज्ड ऑफ डीएनए, और सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की। आपके जो जीन होते हैं वो एक फंक्शनल यूनिट होते हैं और कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीएनए से बने हुए होते हैं, और सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन की। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जीन एक्सप्रेशन। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपकी थ्योरी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बहुत इजी है, सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम बात करते हैं कि जीन जो है फंक्शनल यूनिट है आपकी, मतलब जेनेटिक्स या हेरिडिटी की फंक्शनल यूनिट है, तो इनमें क्या होती है, जो डीएनए होते हैं इस तरीके से कोडिंग उनकी अरेंज्ड होती है कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, दे सिंथेसाइज स्पेसिफिक प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। जो हमने कैरेक्टर्स और ट्रेट की बात की जाए तो कैसे ये चीजें कैरेक्टर डिसाइड होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, जीन जो होता है प्रोटीन बनाते हैं और वही फंक्शन, वही आपका जो है ट्रेट या कैरेक्टर कहलाता है। और इन में जो डीएनए होता है, यदि उसमें कोई चेंज आ जाए, या जो जीन है उसमें कोई चेंज आ जाए, उसी के कारण आपका वेरिएशन होता है। तो इस तरीके से जीन का प्रोटीन बनाना और फंक्शन को परफॉर्म करना ही जीन एक्सप्रेशन कहलाता है।
फिर हम देखते हैं डीएनए क्या होता है आपका। डीएनए आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल जब पढ़ेंगे आप। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिडीन और आपका साइटोसिन। ये 4 जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये होते हैं इसमें। सुगर होता है और आपका एक जो हम डीऑक्सीराइबोस सुगर होती है और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। ये 3 चीज मिलकर आपके डीएनए बनाते हैं और डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है और डीएनए ही जो है आपका इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इसमें इंफॉर्मेशन जो है सेव्ड होती है और डिफरेंट डीएनए जो है अरेंज होकर और ये बेस पेयर अरेंज होकर आपके एक जीन के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम जीनोम भी बोल सकते हैं, कोड के फॉर्म में बनाते हैं और ये आपका ओवरऑल क्रोमोसोम्स जो है इसको लॉन्ग टर्म तक अपने आप में कैरी करते हैं। फिर हम बात करते हैं जीन, डोमिनेंट और रेसेसिव जीन। तो अभी हमने समझा कि डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन क्या होता है, डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन। अब हम समझते हैं एलील क्या होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो एलील की जब हम बात करते हैं तो ये हम देखें, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए, बी और ओ, 3 हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। बेसिकली यदि हम ए और बी और ओ की बात करें तो ये हमारे जीन है और ये 3 जीन मिलकर क्या चीज को फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज ब्लड ग्रुप को बनाते हैं। तो आपका जो डिफरेंट जीन परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड एलील। मतलब ये जो डिफरेंट जीन जो है, जैसे ए, बी, ओ, ये डिफरेंट जीन मिलकर एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो यही कहलाता है आपका एलील। तो एलील को हम कैसे समझेंगे कि आपका ग्रुप ऑफ जीन या तो डिफरेंट जीन, डिफरेंट पेयर ऑफ जीन परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन या कॉमन फंक्शन, उसको ही हम बोलते हैं एलील। जैसे एग्जांपल यदि हम देखें तो ए, बी, ओ, ये आपका क्या है, जीन ही है, लेकिन एक ही टाइप के जीन है, एलील है। डिफरेंट जीन है लेकिन ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर रहे हैं। जैसे इसमें हम बात करें ए और जो बी है आपका डोमिनेंट जीन है और जो ओ है आपका रेसेसिव जीन है। मान के चलो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें आपका ए ओ हो सकता है, या तो ए और ए, 2 जीन हमेशा पेयर में होते हैं इस तरीके से। मान के चलो किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका बी ओ हो सकता है और बी पेयर में ऐसे होंगे। अब कई बार किसी का ए और बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ग्रुप होता है, तो इसका मतलब दोनों जीन डोमिनेंट आ गए, दोनों एक्सप्रेस हुए। फिर यदि हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की तो उसमें दोनों पेयर जो है ओ होना चाहिए, तभी ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि एलील इस तरीके से फंक्शन करते हैं। वैसे हम बात करें एलील में, जैसे ये कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये भी आपके डोमिनेंट जीन है और ये आपका रेसेसिव जीन है। तो ये भी क्या है, आपके जीन है लेकिन परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, दैट इज हाइट को इंडिकेट कर रहे हैं। डिफरेंट जीन है, जैसे हम कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है आपका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस एलील। या होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है, तो होमोजाइगस का मतलब क्या होता है कि जब दोनों पेयर ऑफ जीन जो है वो आइडेंटिकल है तो ये होमोजाइगस पेयर कहलाता है। ये भी होमोजाइगस है लेकिन ये क्या कहलाएगा, आपका डोमिनेंट होमोजाइगस, और ये आपका रेसेसिव होमोजाइगस। और यहां पर हम देखें तो ये हेट्रोजाइगस है जब कंट्रास्ट जीन होते हैं, मतलब पेयर ऑफ जीन इन अ कंट्रास्ट वे, जब वो कंट्रास्टिंग में होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जीन होते हैं, तो वो आपका हेट्रोजाइगस कहलाता है। फिर फिनोटाइप और जीनोटाइप की हम बात करें तो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, आपका जो फिनोटाइप होता है वो फिजिकल अपीयरेंस की हम बात करें। जैसे हमने यहां पर देखा कि जो आपको सेकेंड जनरेशन जो मिलती है मेंडल के फर्स्ट जब मोनोहाइब्रिड ब्रीडिंग में, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, मतलब आपका ये डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये रेसेसिव। मतलब कि यदि अब रूल ये होता है कि डोमिनेंट में से एक भी जीन प्रेजेंट है तो वही कैरेक्टर आपका एक्सप्रेस होगा या शो होगा। मतलब ये स्मॉल टी होने के कारण भी एक्सप्रेस नहीं होगा, ये आपका लॉन्ग या इसको हम बोले टॉल ही होगा। तो ये भी टॉल, ये टॉल और ये स्मॉल स्मॉल, ये। तो आप देखेंगे कि जो 3 प्लांट हैं हमको फिजिकली कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, तो इसका फिनोटाइप ये कहलाता है। और एक हमको स्मॉल दिख रहा है तो इसलिए इसका फिनोटाइप रेशियो 3:1 हो जाता है। अब हम बात करें जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप कैसा है किसी भी जीन के लेवल में। तो हम देखें ये टॉल है, टॉल है, टॉल है, लेकिन जेनेटिकली एक सा है क्या, नहीं। यहां पर एक जो है आपका
आपका प्योर होमोजाइगस है, डोमिनेंट होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस मिक्स्ड है। तो आपका दो हेट्रोजाइगस है और एक आपका प्योर या रेसेसिव ड्वार्फ है। तो 1:2:1, तो ये जीनोटाइप कैरेक्टर जेनेटिक लेवल में। तो इस तरीके से फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो भी निकल के आ जाता है। फिर हम देखते हैं सोमेटिक और जेनेटिक वेरिएशन भी क्या होता है, सोमेटिक वर्ड भी क्या होता है। सोमेटिक इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल के कारण। सोमेटिक मतलब हमारे जो गैमीट सेल है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। गैमीट सेल मतलब रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है, और ये ट्रांसफर नहीं होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। जो सोमेटिक चेंज होते हैं, वेरिएशन होते हैं, वही जैसे कि डाइट के कारण यदि हमने कोई चेंज लिया है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण हमने कोई चीज लिया है, हम कोई स्पोर्ट में एक्सपर्ट है, तो जरूरी नहीं वो ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो वो सोमेटिक आपका चेंजेस कहलाता है। और जेनेटिक जो ट्रांसफरेबल चेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद में फैक्टर हमने समझा कि जो मेंडल था उन्होंने फैक्टर नाम दिया। फिर उसके बाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है इसको हमने समझा। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कि जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया या डायहाइब्रिड क्रॉस भी कराते हैं, तो जो फर्स्ट जनरेशन हमको मिलती है उसमें जब हम डोमिनेंट और रेसेसिव जो गैमीट लेते हैं या हम पेरेंट लेते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव, और फर्स्ट जनरेशन जो हमको मिलती है तो सारे हमको डोमिनेंट ही मिलते हैं। तो गेटिंग द डोमिनेंट फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब उनके बीच में हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, तो क्रॉस ब्रीडिंग कराने के बाद में उसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट सारे हमको मिले थे उनमें से सेपरेट आउट हो जाते हैं, कि आपका डोमिनेंट प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव भी आपको मिल गया। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम बात करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, जब डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब दो कैरेक्टर को एक साथ हम ले लेते हैं, जैसे कि आपका राउंड और ग्रीन की हम बात करें, राउंड और ग्रीन, और आपका रिंकल्ड और येलो, ये जो दो कैरेक्टर को जब हम एक साथ ले लेते हैं तो उसके बाद में जब हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो लास्ट में जो हमको बोलना चाहिए डॉटर मिलती है, जो प्रोजेनी मिलती है, वो ये डिपेंडेंट नहीं होंगी कि यदि आपने मान के चलो कैपिटल आर, एक यदि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो दूसरा कैरेक्टर भी डोमिनेंट ही आएगा, एक रेसेसिव है तो दूसरा भी रेसेसिव आएगा। ये क्या हो सकता है आपका इस तरीके से जो है डिफरेंट जो है आपके गैमीट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो है डिपेंडेंट नहीं होता है आपका, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब क्या, जैसे हमने दो कैरेक्टर लिए तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है एक आपका, उसके साथ में दूसरा भी डोमिनेंट कैरेक्टर वाली जो जनरेशन बनेगी वो डोमिनेंट ही होगा ऐसा नहीं, उसके साथ में रेसेसिव कैरेक्टर भी आ सकता है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कहलाता है, जिसको कि हम असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ बोलते हैं। तो ये हमने देखा कि आइडिया अबाउट द हेरिडिटी और जेनेटिक्स को और ये सारे कॉन्सेप्ट को। तो जब आप इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। एक बार हम यदि सिंपल तरीके से उसको रिवाइज करें तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ आपका कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जो न्यूली जनरेशन होती है उसको हम डॉटर, प्रोजेनी, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। अब उसके बाद में जो ट्रेड्स होते हैं वो आपके एक्वायर्ड हो सकते हैं और इनहेरिटेड हो सकते हैं। एक्वायर्ड मतलब जो एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण आपने एक्वायर किए हुए हैं, और जेनेटिक मतलब इनहेरिटेड मतलब जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फिर उसके बाद हमने देखा वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं अमंग द इंडिविजुअल्स, जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन भी आपके एनवायरमेंटल के कारण हो सकते हैं और आपके जेनेटिक हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा सिग्निफिकेंस। अब आपका जो हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं, और जेनेटिक्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा काम किया है मेंडल ने किया है, आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ने, फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको कहा जाता है। उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया इसको हमने देखा। फिर उन्होंने कई सारे टर्मिनोलॉजीज जो इसमें जरूरी होते हैं, जैसे एलील क्या होते हैं, मोनो हेट्रोजाइगस, आपका होमोजाइगस क्या होता है, फिर आपका फैक्टर क्या होते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन से, ये हमने देखा, एलील देखा। और इसमें हमारा जो डायहाइब्रिड क्रॉसेस को भी हम स्टडी करेंगे। तो दीज ऑल वर द सम आइडिया अबाउट द हेरिडिटी। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।